नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों के परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, मेवाड़ में गुहिल राजवंश राणा राजवंश है, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश है, बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, जैसलमेर का भाटी राजवंश है, हाड़ौती का हाड़ा राजवंश है और आमेर का कछवा राजवंश है। उनके महत्वपूर्ण जो वो राजा हुए हैं, उन राजाओं का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न वहीं से आते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण, मतलब अपन जो गाइड खरीदते हैं ना कोई, उस गाइड से कुछ हटके चीज़ें अपन को मिलेंगी इस पुस्तक में। अंत तक आप वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, गुहिल वंश, इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन से हुए हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये मेवाड़ कहलाता था। ये क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़। तथा उनके आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मेवाड़। इसमें भीलवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र था और साथ में कुछ क्षेत्र बांसवाड़ा का भी था। परंतु बाद में क्या हुआ कि बांसवाड़ा जो था वो बांगड़े क्षेत्र में चला गया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोनों ही। तो मुख्य रूप से जो है वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ये चार जो जिले हैं वो चारों क्या कहलाते थे? मेवाड़ कहलाते थे। और इनके आसपास का क्षेत्र था, उस संपूर्ण क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। ठीक है। और शाहपुरा, भीलवाड़ा सबसे नवीन रियासत थी। अब देखिए, गुहिल वंश में मुख्यतया मेवाड़ में शासन किया था। यानी गुहिल वंश राजवंश के जो राजा महाराजा थे वो सारे के सारे मेवाड़ पे शासन करते थे। ये एकमात्र ऐसा राजवंश है, गुहिल राजवंश, जो कि जब से इसने शासन का प्रारंभ किया है तब से लेकर के आज़ादी तक मेवाड़ पर ही शासन किया है। एकमात्र विश्व का ऐसा उदाहरण है मेवाड़ को लेकर के कि जब से इन्होंने शासन शुरू किया और आज़ादी तक उन्होंने शासन किया है। इस वंश का नामकरण प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर पड़ा है। गुहिल राजवंश का जो गहलोत या गुहिल जिसको बोलते हैं, उनका नामकरण है वो गुहिल के नाम पर पड़ा है। आगे देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने यह कहा है कि ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के राजवंश गुहिल राजवंश का संबंध अबुल फजल के अनुसार किससे माना गया है? तो ये ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। मोहन नैणसी और गोपीनाथ जो शर्मा हैं, उन्होंने ब्राह्मणों से होने का इनका मत का प्रतिपादित किया है। मोहन नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है मेवाड़ के गुहिलों की। डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, इनका मानना है कि 566 ईस्वी के आसपास गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। कब? 566 ईस्वी के आसपास। और गुहिल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक वो बप्पा रावल बना था। कौन बना था? बापा। स्थापना किसने की? गुहिल ने की। और प्रतापी शासक कौन हुआ? बापा हुआ। स्थापना कब हुई? 566 ईस्वी में। इन सभी मतों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। प्रश्न जो डीपली, जहां से गहराई में बनाया जाता है, वो यहीं से उठाते हैं कि किसके अनुसार इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है। तो अबुल फजल ने नौशे खां से मानी है, इराक से। कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी से मानी है। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण माने हैं। जबकि गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा है, इनका मानना है कि गुहिलों का शासन 566 ईस्वी में स्थापित हुआ था और गुहिलों के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक वो बापा रावल हुआ था। तो देखिए, बापा रावल का समय कब से कब तक था? बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक करीबन 20 वर्ष शासन किया है। राज प्रशस्ति, ये में जो राजसमंद झील है वहां पर उत्कीर्ण की गई है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? मानमोरी। ये मौर्य शासक था। इसमें चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था बप्पा रावल ने, इसको परास्त करके। बप्पा की राजधानी थी नागदा थी। बप्पा ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? नागदा को बनाया था। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि कैलाशपुरी में किसका मंदिर है? तो एकलिंग जी या लकुलिश का मंदिर है जो बप्पा के द्वारा बनवाया गया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गुहिल वंश के कुल देवता कौन है? तो एकलिंग महाराज।
गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने बप्पा का वास्तविक नाम क्या माना है, कालभोज, जबकि बप्पा जो है वो उसकी उपाधि थी। मूल नाम कालभोज बताया है और बप्पा इनकी उपाधि। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास हैं, उन्होंने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब, खिताब का मतलब उपाधि होती है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा की चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ पर सेवा में था। चित्तौड़ का पहले शासक था मानमोरी, उनकी सेवा चाकरी करता था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनके मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था, यानी काफ़ी दूर तक खदेड़ दिया विदेशियों को। इतिहासकार सीवी वेद की ने उसकी तुलना हो चार्ल्स मार्टन से की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है कि इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा की तुलना किससे की है, तो चार्ल्स मार्टन से की है। फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, ये चार्ल्स मार्टन है। वो फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को क्या किया था, पराजित किया था। तो सीवी वेद है, उसने बप्पा की तुलना किससे की है, चार्ल्स मार्टन से की है। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बप्पा के बाद में चेत्र सिंह शासक बने थे 1213 से 1253 ईस्वी तक। गुहिल के एक वंशज चेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। परमार शासन करते थे वहां पर उस समय, तो उनसे छीन करके चेत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाया चित्तौड़ को। 1227 ईस्वी में भूताड़ा का एक युद्ध हुआ था जिसमें दिल्ली के सुल्तान थे गुलाम वंश का इल्तुतमिश, उसको पराजित किया था चेत्र सिंह ने भूताड़ा के युद्ध में 1227 में, जिसका वर्णन है वो जय सिंह सूरी का ग्रंथ है एक हमीद मदमर्दन। हमीर मदमर्दन में इस युद्ध का वर्णन है वो मिलता है अपन को। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने चेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक चेत्र सिंह ही हुआ है। ये प्रशंसा है वो किसने की है, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के द्वारा चेत्र सिंह की प्रशंसा की गई है कि दिल्ली में गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक चेत्र सिंह हुआ है। उसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। चेत्र सिंह इतने वीर हुए थे कि उनकी प्रशंसा उनके विरोधियों के द्वारा भी की गई है। अब आती है रावण शाखा में रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना जो पद्मिनी का के द्वारा जोहर किया गया था वो बात है। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। चित्तौड़ का एक तो सामरिक महत्व था और एक अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी राजा हुआ था, और व्यापारिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत। उसमें लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का मान्यता प्रदान करते हैं कि हाँ बात सही लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति थे गोरा और बादल, जो कि गोरा और बादल थे वो पद्मिनी के रिश्ते में भाई और भतीजे लगते थे। ठीक है, गोरा और बादल। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो उनके साथ था युद्ध में। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का भी वर्णन किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। यह जानकारी अपने को अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फतूह में मिलती है। अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम है वो खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। रावल रतन सिंह है मेवाड़ में गुहिल वंश के रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रतन सिंह रावल शाखा के क्या थे, अंतिम शासक हुए थे, अंतिम राजा माने जाते हैं। राणा हम्मीर, अब यहाँ से क्या है कि ये जो चित्तौड़ के शासक हैं वो रावल को छोड़ करके राणा लगाने लग गए थे। देखिए राणा हम्मीर जो हैं वो 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन किया था। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करके गुहिल वंश की पुनः स्थापना की और सिसोदा के जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाए थे। अब ये गुहिलों की जगह क्या हो गए, सिसोदिया कहलाने लगे।
हम्मीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी से के विरुद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके दादा थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने दो पुत्रों के साथ में लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध वीरगति प्राप्त हो गई। उसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे थे। हम्मीर के बाद में सारे सिसोदिया कहलाए थे, इससे पहले वो गुहिल कहलाते थे। हम्मीर को मेवाड़ के उद्धार की संज्ञा दी गई है और साथ ही साथ में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान खड़े रहना, सदृश्य खड़े रहना, उसकी संज्ञा दी है। ये जानकारी अपन को महाराणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विकट आक्रमणों में भी सिंह के सादृश्य। हम्मीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी परास्त किया था। सिंगोली का एक युद्ध हुआ था बांसवाड़ा में, उस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को भी राणा हम्मीर ने पराजित किया था। राणा लाखा ये 1382 से लेकर 1421 ईस्वी शासन किया था। 1382 में राणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, परंतु किसी कारणवश परिस्थितियां बदल गई थी, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ में ये शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का होने वाला पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को उत्तराधिकारी से वंचित होना पड़ा था। ये चुंडा का रिश्ता करने के लिए आए थे। राणा लाखा के पुत्र चुंडा का रणमल था, परंतु राणा लाखा ने हंसी मजाक में कर दिया कि बूढ़ों के लिए नारियल कौन लेकर के आया है। तब भी रणमल ने कहा कि अगर मेरी बहन यानी हंसाबाई के होने वाला पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा तो मेरी बहन की शादी आपसे करवा दी जाएगी। तो फिर राणा लाखा के साथ में हंसाबाई की शादी बुढ़ापे में हो गई और इनके एक पुत्र हुआ था मोकड़। उसका जो संरक्षक था वो राणा लाखा का योग्य पुत्र चुंडा ही बना था। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा को कई बार पूछा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राणा चुंडा को। राणा लाखा के समय में जावर माइंस में चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लग गया था। राणा लाखा के शासनकाल में जावर में क्या हुआ था कि चांदी निकलनी शुरू हो गई, जिससे क्या है कि राज्य की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी थी। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण है वो भी करवाया था। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण है वो करवाया। ये कई बार पूछा जाता है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में जावर माइंस में चांदी और शीशे की खानें निकली थी, तो राणा लाखा के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का भीष्म पितामह राणा चुंडा को कहा जाता है। ये दो तीन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हंसाबाई और राणा लाखा के मोकल जन्मा था। मोकल ने 1421 से 1433 ईस्वी तक शासन किया। मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, जो कि 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा उसका संरक्षक के रूप में कार्य करता था। चुंडा उसकी सुरक्षा प्रदान करता था राणा मोकल को। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई चुंडा पर संदेह करती है, तो मेवाड़ छोड़ करके राव चुंडा है वो वहां से चला गया। और 1433 में मोकल की जीलवाड़ा में चाचा और मेरा थे और एक पहपा पंवार ने मिलकर के हत्या कर दी थी। राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा और पहपा पंवार के द्वारा की गई थी। राणा कुंभा। महाराणा कुंभा, देखिए महाराणा कुंभा है वो 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया था। मोकल के बाद में उनका पुत्र महाराणा कुंभा है वो 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त करके उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित कर लिया। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण भी कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया था और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था 1437 में। विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की सेना पराजय हुई। 1453 में महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि होने से अपने पुत्र रायमल का विवाह है वो मारवाड़ के राजकुमारी से करवा दिया था।
1456 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की एक संधि हुई थी। इन दोनों ने, गुजरात के और मालवा के शासकों ने मिलकर के एक संधि की थी। उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। इस संधि के तहत यह किया गया था कि दोनों शासक मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करेंगे और कुंभा को हरा देंगे और उस पराजय के बाद में मेवाड़ राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों में मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण कोई सफलता उन्हें नहीं मिली थी। कुंभा ने कूटनीति का प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया, जिसमें सिरोही है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग है। कविराज शामलदास ने कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। ये देखो यहाँ पर बात भी लिखी है। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन है, ये ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन है? मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर भी बनवाए, जो विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत माने जाते हैं। कुंभ स्वामी मंदिर ये चित्तौड़ में है। श्रृंगार चौरी, महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, श्रृंगार चौरी का निर्माण। एकलिंग जी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में ही एक सेठ के द्वारा करवाए गए थे। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण है वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। उसकी जो प्राचीर है वो 36 किलोमीटर लंबी है, जो कि चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार के रूप में भी जानी जाती है। कुंभा विद्यानुरागी भी थे और विद्वान भी थे। कान्हा व्यास के द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ये ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में भी रुचि रखते थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध उसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये सूड प्रबंध है ना, ये कई बार पूछा जाता है किसका ग्रंथ है, तो ये महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या भी की थी। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी इन्होंने लिखी थी। टीका का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है जैसे मूल जो रचना होता है उसका सारांश अलग दूसरी पुस्तक में लिख देना, उसे ही टीका बोला जाता है। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कीर्ति स्तंभ किसने लिखा था? कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। तात्कालिक साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। अब देखिए उपाधियां, ये सारी महाराणा कुंभा को मिली। महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा को दी गई हैं। अभिनव भारताचार्य कई बार पूछी जाती है, ठीक है। हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा को मिली हैं। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय बीता था, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो मृत्यु है उसके पुत्र उदा के द्वारा कर दी गई थी, कुंभलगढ़ के मामादेव कुंड के पास में। अपने जीवन के अंतिम समय में महाराणा कुंभा है वो उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे। एक रोग था, उससे ग्रसित हो गए। उनके पुत्र उदा ने 1468 में उनकी हत्या वो कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी। महाराणा कुंभा से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। महाराणा सांगा तो आप जानते ही हो। अब देखो सांगा संग्राम सिंह, उनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ये 4 भाई थे। एक तो सांगा हो गए, 3 पृथ्वीराज, एक था जयमल था और राज सिंह। चारों स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय ही हुई थी। सांगाई विजय हुए थे और मेवाड़ के शासक बने। इतिहास में हिंदू पद के नाम से, अब देखो हिंदू सुल्तान अगर पूछ लेना कोई तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा को कहा जाता है, जबकि हिंदू पद है वो सांगा को कहा जाता है। उसके नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने थे। इस समय मालवा पर सुल्तान नसरुद्दीन शासन करता था। महाराणा सांगा जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो चारों ओर से मेवाड़ है वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो देख लो मालवा पर तो नसरुद्दीन का शासन था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक राजपूत सरदार मेदिन राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। मेदिन राय थे, उनकी सहायता से मोहम्मद खिलजी वो शासक बन गया।
इस सफलता से मेदिन राय का कद वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष अपने आप को शासक समझता था मेदिन राय। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिन राय को इस स्थिति से हटा दिया था। मेदिन राय महाराणा सांगा की शरण में चला आया, जिससे मालवा तथा मेवाड़ के मध्य युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ तथा राणा के द्वारा बंदी भी बना लिया गया था। ईडर ईडर का उत्तराधिकारी का प्रश्न था। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर के महाराणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में एक कोटा जिले में है, परंतु परीक्षा में यह प्रश्न अभी भी अगर पूछा जाता है तो खातौली आपको बूंदी में ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बूंदी उस समय रियासत थी, कोटा रियासत नहीं थी, उस समय बूंदी रियासत थी। ध्यान रखना, इसलिए ये खातौली का जो प्रश्न आता है तो आपको बूंदी निसंकोच करना है। कोटा वर्तमान में कोटा जिले में है ये, परंतु रियासत कालीन देखा जाए तो ये बूंदी से ही होगा। युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी परास्त किया गया और इसके बाद में राणा की सेना ने बांडी धौलपुर में युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया। इससे राणा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई महाराणा सांगा की। सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर के जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके आगरा पर अधिकार कर लिया था, बाबर ने महाराणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगा करके उसके विरुद्ध में कूच किया, यानी लड़ाई करनी शुरू कर दी, अपनी एक सेना भेजी। बाबर के अनुसार महाराणा सांगा ने उससे ये वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु महाराणा सांगा ने ऐसी कोई मदद नहीं की थी। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासकों की जो थे वो शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी थे, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले थे। अंततः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में महाराणा सांगा पराजित हुआ, इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में। उसमें बाबर की सेना को पराजित किया गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में महाराणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। तोपखाना और तुलगुमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। महाराणा सांगा युद्ध में घायल हो गया और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब महाराणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना ही चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे और सांगा को विष दे दिया गया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, जो दौसा जिले में है, वहां पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि है। यह बात महत्वपूर्ण है, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ में है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने थे। ये थोड़े ही समय के लिए रहे थे। अब उदय सिंह आते हैं। उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक शासन किया था, जिसको पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के बचाया था। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर के चंगुल से बचाया था। उदय सिंह को बचा करके कुंभलगढ़ के किले में रखा था। कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशादेवपुरा नाम करके एक व्यक्ति, उनके भांजे के रूप में उदय सिंह को रखा। वहीं पर मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। ये जो मालदेव हैं ये मारवाड़ के शासक थे, गंगा के बेटे। 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह को प्राप्त हो गई थी। उदय सिंह 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसा करके अपनी नई राजधानी बनाई थी और उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह थे वो किले की रक्षा का भार है वो जयमल और पत्ता सिसोदिया पर छोड़ दिया था। अपने 2 सेनानायकों को सौंप करके पहाड़ियों में चले गए थे। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए और जयमल की पत्नी फूल कंवर थी, उसके नेतृत्व में साका हुआ था। यह दूसरा साका था, पहला पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर के उन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरे के किले पर बना करके हाथी पर सवार मूर्तियां हैं वो लगवाई थी। वर्तमान में ये जो मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ बीकानेर में स्थित हैं। राय सिंह आगरे के किले से जूनागढ़ बीकानेर ले आए थे। ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है।
कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने किसकी वीरता पर प्रसन्न होकर के उनकी हाथी पर चढ़ी मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले पर, तो जयमल और पत्ता सिसोदिया पर। महाराणा प्रताप, ये तो राजस्थान के शूरवीर हैं। 1572 से 1597 तक शासन किया था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे थे महाराणा प्रताप। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। महाराणा जो उदय सिंह थे वो अपनी बटियानी रानी के बहकावे में आकर के जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, मगर सरदार जो थे उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप थे उनको राजगद्दी पर बैठा दिया। इसमें दिल्ली पर मुगल शासक कौन थे? बादशाह अकबर थे। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, एक तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके सुविधापूर्वक जीवन जी सकते थे, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व को, अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखे थे, तो उन्होंने यही मार्ग है वो अपनाया था। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसने महाराणा प्रताप ने अनेक कष्ट उठाए थे अपने जीवन में, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कितने कष्ट उठाए थे। फिर भी प्रताप ने इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया, यानी मेवाड़ को संगठित किया। अपने कर्तव्यों और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत थे, यानी तैयार थे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर के उसे उनका सम्मान बढ़ाया था, अपने सरदारों का, मुगलों से बचकर के युद्ध का प्रबंधन करने के लिए। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया था। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने सबसे पहले समझौते के प्रयास किए थे। 1572 से 76 ईस्वी के मध्य अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। ये चारों के नाम अच्छी तरीके से याद रखना, ये कई बार पूछे जाते हैं कि अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के क्रम से कौन कौन से हैं। तो आपको जमाल बाटो, जय मा ले भाटो, ये इतना याद रखना। तो जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टय से टोडरमल, ऐसे आपको 4 शब्द याद रखने हैं। जमाल बाटो से आपको ये चारों अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मगर महाराणा प्रताप ने संधि में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई थी, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में प्रारंभ में ही अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व है वो सौंपा था। हल्दी घाटी का युद्ध था, उसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। 18 जून 1576 ईस्वी दिन कुछ विद्वान इसे 21 जून भी स्वीकार करते हैं। उस दिन खमनौर के पास में मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। प्रताप की सेना हरावल सेना थी, यानी उसका अग्रिम दस्ता, उसका नेतृत्व हकीम कांसूर कर रहे थे। हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम कांसूर प्रताप की सेना का, जबकि मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ कर रहे थे, जो मानसिंह के पुत्र थे। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देख करके झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था। किसने? झाला बीदा ने प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया, छापामार युद्ध पद्धति। इस युद्ध में अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा, बूंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, कर्नल जेस्टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती हैं ये बातें कि बूंदायूं के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा गया था। तो बूंदायूं ने गोगुंदा का, अबुल फजल ने खमनौर का, कर्नल जेस्टोड ने हल्दी घाटी का। अब देखिए हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? अपने पुस्तकों में अलग पढ़ा था, आज एक नई बात पढ़ने को मिलेगी। हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंग की मिट्टी का कारण नहीं पड़ा, यानी अपन पुस्तकों में अब तक यही पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी का नाम करना वो हल्दी मिट्टी के कारण पड़ा है, कि हल्दी रंग की मिट्टी है वहाँ की। ऐसी मिट्टी यहाँ कहीं पर भी नहीं है। लाल, पीली तथा काली तीनों रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहिताएं जो महिलाएं थी वो पुरुष वेश में लड़ रही थी। हल्दी चढ़ी हुई यानी उनकी शादी निकट थी, विवाह से वो बिल्कुल हल्दी चढ़ी हुई थी, उनके बिल्कुल नवविवाहित थी वो, और वो पुरुष वेश में मुगलों से लड़ रही थी, ऐसी वीरांगनाएं थी। ये बात है वो अजूबा भारत
डॉक्टर महेंद्र भागवत के द्वारा राजस्थान का इतिहास है, उस पुस्तक के प्रश्न नंबर 153 में लिखी हुई ये बात है। हल्दी घाटी का नामकरण किस कारण से पड़ा, आज ये बात आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहित जो नई नवेली दुल्हन जिसको अपन बोल सकते हैं, उन्होंने भी इस युद्ध में बड़ी जोश के साथ, बड़े जुनून के साथ में लड़ाई में भाग लिया था, युद्ध में भाग लिया था और वीरगति को प्राप्ति हुई थी। 1576 से 85 में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे। शहबाज खान, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद में शाहाबाद खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो गया। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध में एक दिव्येर का युद्ध किया था। दिव्येर नामक एक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात एक सूबेदार थे सुल्तान खां, जो अकबर के चाचा थे, उन पर एक ही वार से उनको परलोकगमन करवा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए, 1585 ईस्वी के बाद में अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, यहाँ पर राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई थी। चावंड के पास में बारडोली नामक स्थान है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य तथा उज्जवल विजय या फिर उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ के थर्मोपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अकबर के महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। उन्होंने 1597 से 1620 ईस्वी तक शासन किया था। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। वो तो चल ही रहा था उसके जीवन काल में ही। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम जो शाहजहाँ था उसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटपाट और आगजनी के द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंतों ने युद्धों से उब गए थे, यानी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह यानी अमर सिंह के पुत्र को अपने पक्ष में करके राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव बनाया। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, यानी महाराणाओं को लौटा दिया, मगर उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती, ऐसी एक शर्त रखी। इसी प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ और मुगल संघर्ष का अंत हुआ। महाराणा अमर सिंह इस कार्य से स्वयं खुश नहीं थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ और मुगलों की संधि हो। और स्वयं के राजकार्य से विरक्त ले लिया, यानी संन्यास ले लिया। और जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है कि जहांगीर ने मुगल और मेवाड़ की संधि है वो करवाई थी मुगलों से। ये राज सिंह का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन किया था। राज सिंह के शासन बनते ही चित्तौड़ के मरम्मत कार्य को पूरा करने का निश्चय किया राज सिंह ने, लेकिन मुगल सम्राटों ने जो थे उन्हें 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ में शादुल्ला खां को भेजा था। किसको भेजा? शादुल खां को। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझा, अपनी सेना को वहां से हटा लिया और मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी के भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा ने टालमटोल कर दिया। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, परंतु औरंगजेब ने उसे 6,000 जात का सवार का मनसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारूमती, जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था।
लेकिन विवाह से पहले राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने विरोध किया। मुगल और मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों को साथ दिया, यानी अजीत सिंह को शासक बनाया था। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी और चारुमती से भी राज सिंह ने शादी की थी। अब राज सिंह ने अकाल प्रबंधन के दौरान जो राजसमंद झील है उसका निर्माण करवाया। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया और झील में उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक एक राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लगवाया, जो संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। जिस संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है वो माना जाता है, यानी संसार में शिलाओं पर इतनी बड़ी प्रशस्ति कहीं पर भी उत्कीर्ण नहीं की गई है। ये था मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक हुए थे। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश और वंश के प्रतापी शासक, यानी महत्वपूर्ण जो भी शासक होंगे। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासक मेवाड़ और बांगड़ प्रांत में स्थापित था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में राठौड़ों का राज्य भी स्थापित था। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय वो विवादास्पद है, यानी सही जानकारी नहीं मिलती है। विभिन्न ताम्रपत्र हैं, शिलालेख हैं और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर के भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वान हैं, उनकी यह मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। जोधपुर राज्य की ख्यात में उन्हें राजा विश्वतवान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने सूर्यवंशी माना है। उन्हें ब्राह्मण भल्लेराव की संतान बताया। नैन सिंह ने मारवाड़ को राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा का बताया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। यानी सब विद्वानों ने अपने अपने मत अलग अलग रखे। इस प्रकार से राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान उन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। यानी दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट राजवंश था उसका अपभ्रंश होकर के क्या हो गया, राठौड़ हो गया, उससे संबंधित मानते हैं। जिसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष राव सिंह था। कौन था? राव सिंह, जिसने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का वंशज माना जाता है। वंश राव सिंह को सिंह केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिमी में अपना राज्य स्थापित किया था। शुरू में आए थे तब। सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया था। स्थापना कर दी छोटे से राज्य में, छोटे से स्थान पर, परंतु उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो अब राव चूंडा, अब देखो मेवाड़ में भी आया था चूंडा, वो था राणा चूंडा, जबकि ये है राव चूंडा। राव चूंडा 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक शासन किया था। अपने साहस और कूटनीति से राणा राव जो चूंडा था उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मंडोर को राठौड़ों ने अपनी नई राजधानी बनाया था। मंडोर पर अधिकार के बाद में उसने आसपास के क्षेत्र जैसे खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया और पुंगल के भाटियों के द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया था पुंगल में। अपनी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में निर्माण करवाया था। उसकी पत्नी थी राव चुंडा की चांद कंवर, उसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। एक ध्यान रखना है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में भी है, ठीक है। रणमल, रणमल जो शासक था वो 1427 से 1438 ईस्वी तक रहा था। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर के मेवाड़ चला गया था रणमल, और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था। ये विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसा का पुत्र लाखा का उत्तराधिकारी होगा, जो अपन पीछे पड़ चुके हैं। अपने ही भांजे मोकल के मेवाड़ के महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव वो बढ़ गया था। रणमल ने 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। मेवाड़ के सामंत थे, उन्होंने राणा राव रणमल की है वो हत्या कर दी थी। राव जोधा, इन्होंने जोधपुर नगर बसाया। 1438 से 1489 तक शासन किया था। राव जोधा मारवाड़ का रणमल का पुत्र था।
1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणबल की हत्या होने के बाद में उसने जंगलों में रह करके अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल हो गया था। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह वो मेवाड़ के राजकुमार रायमल से कर दिया था और उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था और अपनी राजधानी है वो जोधपुर को बना लिया। राव जोधा ने अपनी नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी है उस पर एक दुर्ग बनाया था, मेहरानगढ़ का दुर्ग। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा का मानना है कि राव जोधा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। मालदेव प्रतापी शासक था मारवाड़ का, अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया था मालदेव ने। 1531 से 1562 ईस्वी तक शासन किया। मालदेव ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ध्यान रखना इस बात का कि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि खानवा का युद्ध हुआ था तो मारवाड़ की तरफ से किसने भाग लिया, तो मालदेव ने लिया था। गंगा के कहने पर, मालदेव के पिता थे गंगा। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक उनका पिता राव गंगा था, जिसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के शासक राव लूणकरण थे, उनकी पुत्री थी उमादे, उससे विवाह किया और ये उमादे थी, ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, आजीवन तारागढ़ में रही थी, जो कि इतिहास में एक रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इस घटना का कारण ये है कि मालदेव का जो ससुर था लूणकरण, जैसलमेर का शासक, वह उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। अपनी पुत्री की शादी के दौरान उसे हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास के द्वारा मालदेव को मिल गई थी और इसी घटना के कारण मालदेव व उमादे थे, उन दोनों में संबंध बिगड़ गए थे दोनों में। वह रूठ करके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी और वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मालदेव ने मेड़ता में मीरमदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया था, उनके राज्यों को छीन लिया था। मालदेव भी महत्वाकांक्षी शासक हुआ था। वीरमदेव और चेत सिंह दोनों शेर शाह की शरण में चले गए थे। 1539 और 40 में शेर शाह के हाथों पराजित होकर के हुमायूं दरबदर भटकता रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेर शाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा, क्योंकि हुमायूं के बाद में भारत में अगर कोई शासक था तो वो मालदेव ही था, टक्कर देने वाला शेर शाह को। 1543 और 44 में मालदेव ने शेर शाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेर शाह की धूर्तता यानी चालाकी के कारण मालदेव और उसके सेनापति के बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़कर के बीच में ही चला गया था। मगर उसके सेनापति थे जेता और कुंपा। ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेर शाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर के शेर शाह को कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहते खो देता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कथन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस युद्ध के लिए कहा जाता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये गिरी सुमेल का युद्ध था। शेर शाह की मृत्यु 1545 में होने के बाद में मालदेव ने फिर से जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा और जालोर और मेड़ता पर अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की वो मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ में के शासकों में पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? मालदेव को ही कहा जाता है। इसने राव गंगा की हत्या की थी। अब चंद्रसेन आता है, मालदेव का बेटा। अब देखो, राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर के उसे राज्य से निर्वासित कर दिया और दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था। अतः उसने अपना जो उत्तराधिकारी जो चुनना था वह चंद्रसेन ही था। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो कि इसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया था। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया था 1564 में। 1570 ईस्वी में अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था। उस दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंच गया, मगर अकबर का
उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देख करके उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुन लिया था राव चंद्रसेन ने। यानी चंद्रसेन भी गया था उस नागौर दरबार में, परंतु उससे पहले उसके भाई थे राम और उदय सिंह, वो भी वहां पर बैठे थे। उनको देख करके वो उस दरबार से चला गया। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी थी। राव चंद्रसेन को चारों तरफ से घेर लिया था अकबर ने। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद में चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजुन में रह करके मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया तो वहां से हट करके सिवाना में अपना मोर्चा बनाया था। सिवाना का गढ़ है वो एक पहाड़ी भाग में दुर्गम क्षेत्र में बना हुआ है। जहां पर चंद्रसेन का पता नहीं लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने उन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा और इनके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध में सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर के वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। ये जानकारी मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को घेरना कठिन था। बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर चंद्रसेन हाथ न आ सका तो सिवाना के निकट चंद्रसेन पिपलोद और वहां से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोगों को चंद्रसेन से अप्रसन्न हो गए और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़ करके सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार से निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी में चंद्रसेन की सारण के पर्वत में पहाड़ों में मृत्यु हो गई थी। विश्वेंद्रनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसने उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा, जो पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस कारण से चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, ये मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के एकमात्र शासक थे। 1581 से 83 में के मध्य मारवाड़ जो खालसा था सीधे केंद्र के अधीन था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री थी जोधाबाई, जिसका नाम था जगत गोसाई, उसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था शाहजहां। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 मनसबदार बनाया गया था, यानी शादी करने पर 1000 का मनसबदार दिया था। जसवंत सिंह थे जो 1638 से 1678 ईस्वी तक। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बहारनपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय में जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बंदी थे। गज सिंह जो थे उनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरे पहुंचने का निमंत्रण मिला था। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर उसे टीका दिया और खिलत, जड़ाऊ और जमधर आदि वस्तुएं से सम्मानित किया था। इस अवसर पर उसे राजा का खिताब दिया और 4000 जात का स्वार और मनसबदार प्रदान किया गया था। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुगल बादशाहों की तरफ से दी जाती थी। खिलत है, जड़ाऊ है, जमदर है। चूंकि उनकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर के जोधपुर राज्य का मंत्री है वो नियुक्त कर दिया। 1645 ईस्वी में उसे आगरा का प्रबंधन सौंपा। 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा था जसवंत सिंह को। उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था 1657 से 58 में। औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी धर्मत के युद्ध में। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर वापस है वो लौटना पड़ा था। तो इनकी महारानी ने इनके लिए किले के दरबार भी नहीं खोले थे, दरवाजे। जसवंत सिंह जैसे ही जोधपुर पहुंचे तो उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और ये कहलवा भेज दिया कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होकर के लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। ये उदयपुरी रानी थी इनकी, जसवंत सिंह की। महाराजा पराजय के बाद भी नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी कि पराजय नहीं हो सकता कोई राजपूत। अतः रानी की
मां के समझाने पर जसवंत सिंह के द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए और इस कथा की सत्यता इस पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है कि 5 जनवरी 1659 को जब खाजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूट करके जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह के मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में मनमुटाव वो कम हो गया। फलतः उनका मनसब पुनः बहाल कर दिया गया और 1659 ईस्वी में इसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठाओं के विरुद्ध शाहिद खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा गया, परंतु शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इन्हें नहीं मिली। 1673 ईस्वी में इन्हें जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और बाद में जमरूद में रहने का आदेश दिया और वहीं पर 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में विद्वानों में सुरती मिश्र है, नरहरि दास है, नवीन कवि है, बनारसी दास है आदि प्रसिद्ध कवि रहा करते थे। मोहनत नैणसी का इनका मंत्री था। मोहनत नैणसी ख्यात मारवाड़ के परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना है वो की गई थी। ये दोनों ही ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हैं, अनेक बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।